बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तान की सोच के साथ मैं हूं मोहम्मद अब्दुल शहजाद। और अब हम जो बात करना चाहेंगे वो बात करना चाहेंगे कि ये जो पाकिस्तान की सियासत में इतना भूचाल आया हुआ है कि जज जो हैं, हमारे जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, मुअज़्ज़ज़ जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के, ये मुअज़्ज़ज़ आज मैं पहली बार कह रहा हूँ। दरअसल मुझे इन पे गुस्सा ही इतना है कि दिल नहीं करता इनको मुअज़्ज़ज़ कहूँ, क्योंकि ये अपनी जो इज़्ज़त है ना वो खुद अपने हाथों से रोल चुके हैं, तो मुश्किल लगता है इनको मुअज़्ज़ज़ करना। लेकिन फिर भी जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, तो इन्होंने ये जो बिल्कुल नाइंसाफ़ी पे उतरे हुए हैं और इतना भूचाल आया हुआ है हमारी सियासत में और हमारी जुडिशरी में, तो इसके पीछे पीछे जो असल लड़ाई चल रही है वो असल लड़ाई फायज़ और फैज़ की चल रही है। कुछ ताकतें क्या, वो ताकत फैज़ हमीद है, वो अभी भी पीछे बैठ के डोरियां हिला रहा है और वो नहीं चाहता कि फायज़ ईसा जो है वो चीफ जस्टिस बने। वो अभी भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि फायज़ ईसा को यहाँ से निकाला जा सके, उसको किसी तरह चीफ जस्टिस बनने से रोका जा सके, क्योंकि काजी फायज़ ईसा का चीफ जस्टिस बन जाना फैज़ हमीद के लिए मौत वाला मामला है। क्योंकि ये वही फैज़ हमीद है जिसको फैज़ाबाद धरना केस में चार्जशीट किया था काजी फायज़ ईसा ने, और ये जो काजी फायज़ ईसा पर रेफरेंस दायर हुआ था ये भी फैज़ हमीद ने रेफरेंस दायर किया था। फैज़ हमीद था इमरान खान के पीछे। इमरान खान जो अब कस्में उठाता है, नहीं जी हम तो ये हमारी गलती थी और ये हम नहीं चाह रहे थे, कोई और चाह रहा था, ये सब बकवास है। ये अब उनको पता है कि ये आर्मी चीफ जस्टिस बनने वाला है, तो अपना रास्ता थोड़ा सा साफ कर लें, जो अपने गुनाह हैं उनके ऊपर थोड़ा सा लेफ डाल लें कि कहीं ये आके हम पे गुस्सा। लेकिन वो एक अपराइट जज हैं, वो आप पे गुस्सा नहीं निकालेंगे, वो आइन और कानून के मुताबिक चलने वाले जज हैं। लेकिन जो चोर होता है उसको खुटका लगा रहता है। फैज़ हमीद चोर है, उसको खुटका लगा हुआ है कि ये आ गया तो ये उस केस को रीओपन कर सकते हैं, उसको दोबारा से उसकी हेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आगे समझ आज खुद नोटिस भी ले सकते हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए फैज़ हमीद जो है वो काजी फायज़ ईसा से डर रहा है और वो अभी भी अपनी बिल में छुपा हुआ, वहां से बाहर नहीं निकल रहा, वो अपनी बिल में छुपा हुआ वहां से बैठ के साजिशें कर रहा है काजी फायज़ ईसा के खिलाफ। ये असल जो लड़ाई है ये इसी चीज की चल रही है। और ये जो हमारे चीफ जस्टिस हैं ये क्या करना चाह रहे हैं, ये हमारे वजीर आजम को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मुझे 1 साल की 1.5 साल 2 साल की एक्सटेंशन दे दो, जैसे आर्मी चीफ को कानून पास करके एक्सटेंशन दे दी थी, इसी तरह मुझे एक्सटेंशन दे दो। इससे 2 काम हो गए, एक तो ये जो बंदियाल है, बेईमान बंदियाल, एक तो इसको 2 साल इक़्तिदार एंजॉय, ये इक़्तिदार ही है ना कि शहनशाही खाते हैं कि वजीर आजम को भी चाहो तो उड़ा दो। तो ये जो है एक तो इक़्तिदार एंजॉय कर सकेगा और दूसरा काजी फायज़ ईसा की एज उतने तक पूरी हो जाएगी, उसका पत्ता साफ हो जाएगा, आगे समझ, वो रिटायर्ड हो जाएगा उतने तक। तो ये जो है वो असल में तो ये चक्कर है। लेकिन अब बात ये है कि इस लड़ाई में जीतेगा कौन। ये जितना भूचाल हमारी सियासत में आया हुआ है, उधर फैज़ हमीद बैठ के अपनी चमड़ी बचाने के चक्कर में पाकिस्तान की चमड़ी उतारने पे आया हुआ है, तो ये इस लड़ाई में होगा क्या। तो इस लड़ाई में जो होगा उसमें हर किसी की अपनी सोच है। मैं जिस तरह इसको देखता हूँ, मैं इस तरह देखता हूँ कि देखिए पाकिस्तान 27 रमजान मुबारक को बना, बहुत से लोग इस बात पे कहते हैं कि ये बात नहीं किया करो, पाकिस्तान टूट गया ना, 71 में पाकिस्तान टूट गया, कहते हैं जी पाकिस्तान टूटने के लिए नहीं बना, ये नहीं है वो नहीं है, अल्लाह ताला के राजों में से राज है। तो बातें भी हैं, लेकिन ये हकीकत है, इससे ये भी हकीकत है 71 में अगर पाकिस्तान टूटा तो ये बात हकीकत है, हम मानते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि ये 27 रमजान मुबारक को बना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पाकिस्तान के इस्लाम के कलमे पर बना, आगे समझ। तो ये एक हकीकत है। तो इसीलिए ये जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है ये अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर तो नहीं ना हो रहा। और यहाँ पर जो कुछ भी है, ये नवाज शरीफ अगर 3 बार वजीर आजम बना है, मेरा तो यकीन है कि मुझे एक छींक जो है वो भी अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर नहीं आ सकती। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान का सारा निज़ाम चल रहा है ये अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर चल रहा है। ये काजी फायज़ ईसा जिसको पूरी कोशिश की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने, उस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इतनी ताकतवर थी
کہ وہ فرعون بنے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں نکال سکے، تو کیا اس کا کیوں نہیں نکال سکے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا کہ جس کے خلاف عالمی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہو جائے اور وہ بچ جائے؟ وہ وزیر اعظم تو بھی نہیں بچتا، یہاں وزیر اعظم 2-3 بار، ایک تو پھانسی لگ گیا، ایک کو گولی مار دی کیونکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ مشرف اس وقت بے نظیر کے خلاف تھا، اور ایک جو ہے وہ 2-3 بار باہر نکل گیا۔ وزیر اعظم سے بھی کوئی طاقتور ہے پاکستان میں، لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے وہ بھی نہیں ٹک سکا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ ٹک گیا۔ کیوں؟ میرے اللہ کی مرضی تھی۔ یہ اس کے نام کے ساتھ قاضی ہے اور نام فائز ہے، اسے قاضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائز کیا جا رہا ہے، اور فیض حمید صاحب آپ کا نام فیض ہے، اور حمید حمد کرنے والا، جس کی حمد کی جاتی، تو جس کی حمد کی جاتی ہے، آپ نے صرف اس کا فیض اٹھایا ہے، آپ فائز نہیں ہوئے۔ فائز قاضی ہو رہا ہے، اور اس کو جو طاقت فائز کر کے بھیج رہی ہے نا، اس کے سامنے آپ نہیں لڑ سکتے۔ اس نے پہلے اس قاضی کو بچایا آپ کے ریفرنس سے، آپ نے پورا زور لگایا، ہر دھونس ہر دھاندلی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا۔ اب پھر آپ لگے ہوئے ہیں، تو وہ بہت بڑا منصوبہ ساز ہے میرا اللہ، وہ تمہارے منصوبے کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ یہ قاضی فائز ہونا ہے اور تمہارے سارے فیض ختم ہونے ہیں۔ جیتے گا قاضی، تم نہیں جیت سکتے۔ یہ بدماشیاں چھوڑو، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اس میں ابھی بھی تمہاری بھلائی ہے۔ لیکن اگر تم نے یہ سازشیں جاری رکھی اور یہ بیچ میں سے اپنے گماشتے نکال کے الٹے سیدھے کام کرتے رہے، اور پاکستان کی جوڈیشری کو بھی بالکل اس نہج پہ لے کے جا رہے ہو کہ جہاں پہ اس کی بالکل ساکھ ہی ختم ہو جائے، تو یہ پاکستان کا تم بھلا کر رہے ہو، اس کا وبال بھی تم پہ آنا ہے۔ اس لیے بندے کے پتر بنو اور چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اس دجالی فتنے کی سپورٹ بند کرو، اس کے لیے سازشیں کرنا بند کرو، نہیں تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ لکھ لو آج میری بات۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔